हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप लोगों से यार एक बहुत बड़ी शिकायत है कि आप लोगों ना वीडियो को पूरा ही नहीं देख रहे हो। शिकायत यही है कि आप वीडियो को पूरा नहीं देख रहे हो, और देख भी रहे हैं बच्चे तो लाइक नहीं कर रहे। यार ऐसा क्यों कर रहे हो आप? मतलब बच्चे देख रहे हैं तो यार वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो। है एक तो फ्री की चीजें आपको सारी मिल रही है, पीडीएफ आपको सारे मिल रहे हैं, टाइम टू टाइम अपडेटेड पीडीएफ मिल रहे हैं, और ऐसे क्वेश्चन मिल रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। थ्योरी वाइज आपको सब कुछ समझाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इस बार बच्चों, पता है आपको क्या है? एनईपी। और एनईपी के थ्रू होगा आपका एग्जाम, और इस एग्जाम में होंगे क्वेश्चनों का पैटर्न बिल्कुल अलग। घुमा फिरा के क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं। समझ में आई बात? तो वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वीडियो में, आज के इस लेक्चर में, वीडियो गलत वर्ड है, मैं बोलता हूं आज के इस लेक्चर में आप लोग पढ़ोगे वर्ल्ड हिस्ट्री में राइजेस ऑफ फैशियंस, मतलब फांसीवाद। फांसीवाद का क्या कारण थे, मतलब फांसीवादी के क्या कारण थे, उसकी क्या उत्पत्ति है। इस पार्ट सबसे पहले तो आप इसमें पढ़ोगे उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो इसके अंदर हमारा पार्ट वन क्यों लिखा है? मैं यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 भी लिख सकता हूं। मैंने पार्ट 1 इसलिए लिखा है ताकि आप लोग दोनों पार्ट देखो। ठीक है? क्योंकि ये वाली जो यूनिट है, यूनिट 4, वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट है आप लोगों के लिए। इसके अंदर से पूरे में से पूरे 30 मार्क्स का क्वेश्चन तैयार होगा, और 100% गारंटी है कि 30 में से 15 मार्क्स का क्वेश्चन तो जरूर पूछा जाने वाला है, क्योंकि ये यूनिट है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट। ठीक है? तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करता हूं बिना किसी के साथ। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, पहली बार, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन को ऑन कर दो, वीडियो को लाइक करके हर जगह शेयर करना मत भूलना मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों वीडियो को हम शुरू करते हैं। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए ये है आपकी बीए प्रोग्राम 5th सेमेस्टर, यहाँ लिखा हुआ है हिस्ट्री। और आज की जो यूनिट रहने वाली है आपकी 4th यूनिट रहने वाली है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे राइज ऑफ फैसिस्ट, मतलब फांसीवाद का युग कैसे शुरू हुआ। फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू इट्स ग्रोथ, मतलब कौन कौन से वो फैक्टर है जो फांसीवाद युग को ग्रोथ करने में हेल्प करते थे। ठीक है, बात करेंगे। और ये जो यूनिट है 4th यूनिट है, अब से पहले मैं 1st, 2nd और 3rd यूनिट कंप्लीट करवा चुका हूं। रिक्वेस्ट आपसे इतनी है कि वीडियो का लिंक आपको आई बटन पे पॉपअप होके आ जाएगा, साथ में पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देख लेना। और उनसे रिलेटेड क्या, पीडीएफ पीडीएफ मैं ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर चुका हूं, नहीं देखी है तो जाकर देखना। यू हैव टू लाइक फॉर माई वीडियो, ओके। मेरे वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अपने दोस्तों के साथ में, एसएल के फ्रेंड्स के साथ में, ड्यू के फ्रेंड्स के साथ में, रेगुलर स्टूडेंट्स के साथ में शेयर करना मत भूलना, क्योंकि ड्यू का और रेगुलर का, सॉरी, ड्यू रेगुलर और ड्यू एसएल का सिलेबस होता है सेम। ओके, चलिए बात करते हैं आपके सबसे पहला जो इसके अंदर निकल कर आता पॉइंट। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं हम कि फांसीवादी की उत्पत्ति हुई कैसे। आप लोग सोच रहे होंगे यार मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों नहीं देता। देखिए ये है थ्योरी, क्या है? थ्योरी। और आपकी इस बार है एनईपी। हालांकि एनईपी आ तो 2020 में गई थी, आ तो 2020 में ही गई थी, परंतु सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो पाई। बट इस बार जितने भी एसएल के स्टूडेंट हैं जिन्होंने अब 1st सेमेस्टर में एडमिशन लिया, उनका 3rd सेमेस्टर वालों का और 5th सेमेस्टर वालों का जो पेपर होगा एनईपी के थ्रू होगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू होगा, जिसके अंदर आपके क्वेश्चन के पैटर्न बिल्कुल चेंज कर दिए जाएंगे। अब आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। पहले तो क्या था, प्रथम विश्व युद्ध के क्या कारण थे बता दीजिए। अब ऐसा नहीं पूछा जाएगा, घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बाद में पढ़ो और सबसे पहले पढ़ो आप इसकी थ्योरी, ताकि क्वेश्चन कैसा भी घुमा फिरा के आ जाए, चाहे बाहर से क्यों नहीं आ जाए, आप उनके आंसर दे दो। समझ में आई बात? चलिए शुरू करते हैं बिना कोई देरी के साथ में। पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं फांसीवादी की उत्पत्ति।
फांसीवाद एक जटिल और बहुआयामी विचारधारा है जो 20वीं सदी की शुरुआत में मुख्य रूप से यूरोप में उभरी और प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच की अवधि में प्रमुखता प्राप्त की। मतलब सबसे पहले उभरी कहां से, इसका ओरिजिनल कहां से है? अगर ओरिजिन देश बताए तो इसका यूरोप से है। और किस बीच इसने ग्रोथ ली थी? इसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच में इसने ग्रोथ ली थी। ठीक है। फांसीवाद के उदय में कई कारकों ने योगदान दिया और इसकी उत्पत्ति विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विकासों में देखी जा सकती है। देखिए, कोई भी कारण होता है ना, किसी भी तरह का कोई युद्ध होता है या कुछ भी होता है, तो उसके अंदर आपके 3 पॉइंट आपको देखने को हमेशा जरूर मिलेंगे। 3 पॉइंट वो कौन कौन से बता देता हूं। 3 पॉइंट आपको हमेशा देखने जरूर मिलेंगे। कौन कौन से? राजनीतिक पॉलिटिकल रीजन, सामाजिक सोशलिटी रीजन और आर्थिक यानी इकोनॉमिक रीजन। ये 3 रीजन तो 100% आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए यहां कुछ प्रमुख कारण दिए गए हैं जिन्होंने फांसीवादी की उत्पत्ति में योगदान दिया। पहला है प्रथम विश्व युद्ध के बाद की उथल पुथल। प्रथम विश्व युद्ध जब भी हुआ था तो उसके बाद जो उथल पुथल हुई थी उसके कारण फांसीवादी को क्या मिली? ग्रोथ मिलती चलेगी। कैसे? राष्ट्रवाद। इसके अंदर सबसे पहला जो पॉइंट आता है राष्ट्रवाद। कैसे? फांसीवादी अक्सर चरम राष्ट्रवाद और नस्लीय श्रेष्ठता के विचार पर जोर देता है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद कई राष्ट्रीय पहचान के मुद्दों से जूझ रहे थे और फांसीवादी आंदोलन ने शुद्ध और मजबूत राष्ट्रीय पहचान के विचार को बढ़ावा देकर इस भावना का फायदा उठाया फांसीवादी ने। ठीक है, मजबूत राष्ट्र कैसे बनाया जाए, उसके क्या मुद्दे रहेंगे, ये इसको क्या दिया? बढ़ावा दिया। साम्यवाद का डर मतलब क्या है? पढ़ते हैं। 1917 की रूसी क्रांति और साम्यवादी विचारधारा के प्रसार के रूप में स्थापित राजनीतिक और आर्थिक प्रणालियों के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा कर दिया गया। देखिए, 1917 की रूसी क्रांति के बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं यूनिट सेकंड के अंदर। अगर आपने वो यूनिट सेकंड नहीं देखी है, यूनिट सेकंड का लेक्चर नहीं देखा है, तो ये लाइन आपको समझ में कतई नहीं आने वाली है। कतई जहर। समझ भाई? कतई जहर बिल्कुल समझ में नहीं आने वाली है, बात ध्यान रखना। ठीक है, इसने क्या किया? इस प्रणाली के अंदर जब 1917 की क्रांति हुई तो उसके बाद में फांसीवादी ने राजनीतिक और आर्थिक प्रणाली के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान में खतरा पैदा कर दिया था। ठीक है, साम्यवाद के डर ने कई रूढ़िवादी और प्रतिक्रियावादी तत्वों को कुठित और कम्युनिस्ट खतरे का मुकाबला करने के साधन के रूप में फांसीवादी आंदोलन का समर्थन करने के लिए प्रेरित किया था। मतलब इन चीजों ने क्या किया? रूढ़िवादी हुई तो 1917 की जब रूसी क्रांति हुई तो उनके बाद में इन्होंने क्या कर दिया? मुकाबला करने लगे आपस में। कोई देश भिड़ रहे हैं, कोई कौन सी देश भिड़ रहे हैं। ठीक है, और रशियन क्रांति उत्पन्न होने के क्या कारण थे ये आपको पता ही नहीं, जाके यूनिट पढ़ो तब जाके लेक्चर देखना। ठीक है, तो उससे क्या हुआ? जब फांसीवादी का आंदोलन था तो उसका उन्होंने क्या? समर्थन दे दिया। सत्तावादी भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इस चीज को लेकर। ठीक है, उदार लोकतंत्र और अस्वीकृति। उदार लोकतंत्र का मतलब है कि वो सरकार जो लोगों के द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, इसके अंदर फांसीवादी देखो पढ़ते हैं क्या बोला है। फांसीवादी आंदोलन ने अक्सर व्यक्तित्व स्वतंत्रता और बहुलवाद जैसे उदार लोकतांत्रिक मूल्यों को खारिज कर दिया। मतलब फांसीवादी ने हमेशा क्या किया? जो उदार लोकतांत्रिक है उनको क्या क्या खारिज किया। भाई जाहिर सी बात है, हर चीज पर आप लोग हर किसी को बिना कोई सबूत ढूंढे, उस टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजी थी नहीं, है ना, बिना कोई सबूत ढूंढे आप किसी को फांसी दे दो। किसी ने बोल दिया कि नहीं इसने तो मेरे साथ ये किया है, ये वो किया है, जाओ फांसी दे दी सरकार ने। तो इसने क्या किया? उदार लोकतंत्र को काफी ज्यादा खारिज कर दिया। ठीक है, उन्होंने खतरे में डाल दिया। उन्होंने संसदीय लोकतंत्र की आलोचना की और कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए सत्तावादी शासन की प्रभावशीलता पर विश्वास किया। अब भाई जैसे जैसे फांसीवादी बढ़ती चलेगी तो उन्होंने क्या किया भाई? इस चीज को उन्होंने आलोचना करने लगी। फिर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने शुरुआत की किस चीज की? कानून व्यवस्था की। एक अच्छा कानून व्यवस्था बनाए रखे, सत्तावादी शासन बनाए रखे, ताकि क्या हो? विश्वास पात्र बनी रहे। तो जिससे हमें क्या हो कि हर किसी को फांसी ना दी जाए। ठीक है, चलिए
करिश्माई नेता क्या मतलब है, पढ़ो, पढ़ने से पता चलेगा। फांसीवादी आंदोलन का नेतृत्व अक्सर करिश्माई नेताओं द्वारा किया जाता था, जो कुशल वक्ता और प्रचारक होते थे। इटली में बेनिटो मुसोलिनी और जर्मनी में एडोल्फ हिटलर जैसे नेता अपने भाषणों और राष्ट्रीय कार्यकल्पों और महानता के वादों से जनता को एकजुट करने में सक्षम थे। कोई बस एक बात ध्यान रखना, इटली में एक बंदा रहता था विंटो मुसोलिनी और जर्मनी में एक बंदा रहता था एडोल्फ हिटलर। ठीक है, ये एक नेता थे जो अपने भाषण के थ्रू अपने जनता को अपनी तरफ एकत्रित करते थे। ठीक है, तो मतलब जो इन्होंने बोल दिया वही किया जाता था, जाहिर सी बात है। प्रचार का उपयोग कैसे, फांसीवादी शासन ने जनता की राय में फांसीवादी शासन ने जनता की राय में हेराफेरी करने, अपनी विचारधारा फैलाने और अपने नेताओं के इर्द गिर्द व्यक्तित्व का एक पथक बनाने के लिए विचार और संचारण माध्यमों का प्रभावी ढंग से उपयोग किया। आगे पढ़ने से पता चलेगा। ठीक है, प्रचार ने सार्वजनिक धारणाओं को आकार देना और फांसीवादी आंदोलन के लिए समर्थन जुटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रचार का क्या मतलब भाई, आप आज के टाइम पर कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हो तो अगर जब तक आप उसका एडवर्टाइज नहीं करोगे तब तक ज्यादातर लोगों तक, यानी जो आपकी टारगेट ऑडियंस है उन तक आपका प्रोडक्ट नहीं पहुंचने वाला है। वैसे ही फांसीवादी में हुआ, प्रचार करने लगे, वहां के नेता प्रचार करने लगे तो क्या हुआ, लोगों को समर्थन जुटने लगा। ठीक है, बात करें अगला पॉइंट, बोला पारंपरिक मूल्यों का संकट। कैसे बात करते हैं, फांसीवादी ने अक्सर पारंपरिक मूल्यों और सामाजिक पदानुक्रम को बढ़ावा दिया। सामाजिक और सांस्कृतिक उथल पुथल के समय में कुछ व्यक्तियों और समूहों ने खोए गए प्रारंभिक मूल्य और सामाजिक मानदंडों का बहाल करने के तरीके के रूप में फांसीवादी विचारधारा की ओर उन्होंने रुख कर लिया। मतलब काफी सारे जो व्यक्ति थे जो उन्होंने कुछ पारंपरिक अपने सामाजिक सांस्कृतिक में उथल पुथल देखा, है ना, तो कि भाई देखा जाएगा कि उस टाइम पे कानून व्यवस्था इतनी थी नहीं। ठीक है, कुछ भी कोई भी कर दे तो उसको भाई ज्यादातर कुछ सजा देने वाला कोई नहीं, तो उन्होंने क्या देखा, अपनी संस्कृति में उथल पुथल देखा, तो उन्होंने क्या किया, जो फांसीवादी आंदोलन था उसके ऊपर वो क्या हुए, उसकी ओर रुख करने लगे, लोग उनकी तरफ आकर्षित होने लगे, है ना। तो ये सारी चीजें इसमें ध्यान रखी गई। बताया है कि क्वेश्चन 15 मार्क्स का पूछा जाएगा ये वाला। तो फांसीवादी की उत्पत्ति हमने बात करी कि फांसीवादी उत्पत्ति के क्या कारण थे, ये हमने देखा। कारण नहीं, प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ तो उसके अंदर, यहां पर क्वेश्चन बात ये देखो, एक क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद की उथल पुथल जब हुई तो फांसीवादी आंदोलन को किस प्रकार की उत्पत्ति मिली या कैसे फांसीवादी आंदोलन ने विकसित हुआ या कैसे उसने ग्रोथ ली, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके अंदर से तो आपको ये जो मैंने पॉइंट समझाए है ना, ये जो जितने भी पॉइंट मैंने समझाए, ये सारे पॉइंट आपको इसमें बताने हैं। और जब आप ये सारे पॉइंट बताओगे तो एसओएल की तरफ से गिफ्ट के तौर पर आपको मिलेंगे 8.5 मार्क्स इस क्वेश्चन के अंदर, राइट। कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद में फांसीवादी आंदोलन या प्रथम विश्व युद्ध के चलते फांसीवादी आंदोलन ने किस प्रकार की भूमिका निभाई है, आपको ये सारी चीजें किस प्रकार की भूमिका निभाई है, आपको ये सारी चीजें लिखनी है, ये सारे टॉपिक, ये सारे पॉइंट आपको लिखकर बताने हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर रुक कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बोला है कि फांसीवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने में मुसोलिनी की भूमिका क्या थी। इटली के मुसोलिनी थे, बिटोली मुसोलिनी थे इटली के कौन से थे, बिटोली, यहाँ पर नाम है उनका। अभी एक मिनट, कहाँ गया, मैंने आपको बताया था, ये रहा, बिनिटो मुसोलिनी, और जर्मनी के थे एडोल्फ हिटलर। ठीक है,
तो उनके थ्रू अब बात करें भाई यहाँ पे इटली के मुसोलिनी। देखो क्वेश्चन ऐसे घुमा फिरा के पूछा जाएगा। अब देखो जैसे मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिया है मुसोलिनी, पेपर में हो सकता है आपसे पूछा जाए कि 20वीं सदी में फांसीवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने में इटली के बिनोटो मुसोलिनी की भूमिका को संक्षिप्त में वर्णन करें। अगर बिनोटो पूछ लिया और मुस्लिम भी पूछ लिया, आप करें यार ये दोनों तो अलग अलग वर्ड है। तो जो बच्चे वीडियो कट करके देख रहे होंगे अभी भी, वो बच्चे क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को या तो छोड़ कर आएंगे या गलत करके आएंगे और एसओएल की तरफ से मिलेगा उन्हें अंडा, और हो सकता है शायद उनके पेपर में आ जाए ER, या फिर हो सकता है उनके पेपर में आ जाए फेल। ठीक है, अब वो बच्चे जाएंगे एसओएल वालों के पास में कि हमने तो पेपर बहुत अच्छा किया था, है ना, बट एसओएल वालों को तो पता है कि बेटा हमने तो पेपर को घुमा फिरा के पूछा था, क्वेश्चन को आपने आंसर गलत दिया हुआ है, यानी आपने ऑनलाइन टेस्ट चैनल की वीडियो को सही से नहीं देखा, उनके PDF नोट्स को सही से नहीं पढ़ा, आपने यूट्यूब से सही से पढ़ाई नहीं करी, है ना, यही बात है। देखिए तो भाई यहाँ पर बोला क्या है, बात करते हैं। बिनोटो मुसोलिनी ने इटली में फांसीवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे जिससे अतः फांसीवादी शासन की स्थापना हुई। जो बिनोटो ने, उन्होंने क्या किया, इटली के अंदर फांसीवादी आंदोलन को स्थापना करने में काफी ज्यादा मदद दी। ठीक है, फांसीवादी के उदय में मुसोलिनी की भूमिका के कुछ प्रमुख पहलू इस प्रकार है, जरा पढ़िए। बोला है इटली में फांसीवादी की स्थापना कैसे हुई। 1914 में सोशलिस्ट पार्टी ने अलग होने से पहले मुसोलिनी एक प्रमुख समाजवादी नेता थे। उन्होंने 1919 में इतालवाई फांसीवादी पार्टी की स्थापना की, जिससे फांसीवादी की छतरी के नीचे विभिन्न राष्ट्रवादी और कम्युनिस्ट विरोधी गुटों को एक साथ लाया गया। राइट, पहला टॉपिक क्या है, करिश्माई नेतृत्व, मतलब जो नेता होते थे वहां के करिश्माई, जो अपने प्रदर्शन से, अपने भाषण से नेता लोगों क्या करते थे, उनका समर्थन प्राप्त करते थे, उनका एकजुट करते थे। ठीक है, अब एक पॉइंट है, एक बात है यहाँ पर, रोम पर मार्च, इसका ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पढ़ने की कोशिश करना। बोला है अक्टूबर 1922 में मुसोलिनी और फांसीवादी दस्तों ने रोम पर एक मार्च का आयोजन किया। ठीक है, एक योजनाबद्ध सामूहिक प्रदर्शन जिसका उद्देश्य मुसोलिनी का प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करने के लिए इतालवादी राजा पर दबाव डालना था। मतलब जो रोम पर मार्च एक जो प्रथा है, आप कुछ भी आंदोलन बोल सकते हो, कुछ भी एक वर्ड बोल सकते हो, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, जो मुसोलिनी था, बिनोटो मुसोलिनी था, जो इटली का मुसोलिनी, उसको प्रधानमंत्री नियुक्त करना था इतालवादी राजा पर दबाव डालकर, जो वहां के राजा होते थे उन पर। ठीक है, मार्च ने सरकार को भयभीत कर दिया। अब इसने क्या किया, सरकार को भयभीत कर दिया, वहां की सरकार को, जिसके कारण राजा विक्टर हेमुलन ने राजा विक्टर हेमुलियन थर्ड ने मुसोलिनी को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर दिया। अब भाई वो क्या, डर गया, अब उसने डर के क्या किया, प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया, जिससे प्रभावी रूप से फांसीवादी को सत्ता सौंप दी गई। अब फांसीवादी को क्या कर दिया, वहां पर सत्ता सौंप दी गई। जितने भी फांसीवादी हुआ करते थे उनको क्या कर दी, सत्ता सौंप दी गई। फांसी देने वाले, जाहिर सी बात है ना, सत्ता का सुदृढ़ीकरण समझिए इसका मतलब क्या है। प्रधानमंत्री बनने के बाद मुसोलिनी ने धीरे धीरे लोकतांत्रिक संस्थाओं को नष्ट कर दिया। मतलब जितने भी लोकतांत्रिक संस्था थे, पब्लिक सेक्टर थे, सबको उसने नष्ट कर दिया और तानाशाही की स्थापना कर दी। एक तरह से ये तानाशाही बन गया। राइट, उन्होंने विपक्षी दलों को भंग कर दिया। जितने भी उनके विपक्षी दल थे उन्होंने उसने क्या किया, सबको भंग करवा दिया। राजनीतिक असंतोष को दावा दिया और नागरिक स्वतंत्रता को कम कर दिया। उसने नागरिक स्वतंत्रता को कम कर दिया। एक तरह से इसने हिटलर का काम पूरा किया, जिससे सत्ता अपने हाथों में आ गई। अब उसके हाथों में पूरी पावर आ गई, पूरी सत्ता उसके हाथों में आ गई। तो वो अपने मर्जी से प्रचार करने लग गया, अपनी मर्जी से कुछ भी कार्य करने लग गया, जिससे क्या हुआ, फांसीवादी युग को एक काफी ज्यादा बहुत बड़ी किक मिल गई। ठीक है, प्रचार और व्यक्तिगत का
पंथ मतलब क्या है, मुसोलिन और उसके शासन ने फांसीवादी राज्य और उसके नेता की एक आदर्श छवि बनाने के लिए प्रचार का प्रभावी ढंग से उपयोग किया। इन्होंने क्या जो फांसीवादी राज्य थी उसको बनाने के लिए क्या, प्रचार नाम की जो एक प्रणाली थी, यानी एडवर्टाइजमेंट जो करना था, उनका इन्होंने काफी हद तक इस्तेमाल किया। मतलब बहुत तरीके से इन्होंने प्रचार किया था फांसीवादी राज्य को। ठीक है, मुसोलिन को एक मजबूत, निर्णायक और करिश्माई नेता के रूप में चित्रित किया गया था। मतलब इस जो वो प्रचार करते थे, तो जो उन मुसोलिन को तो उन्होंने क्या किया, एक करिश्माई नेता के रूप में चरित्र उसको बताया। ठीक है, जो इटली को महानता की ओर ले जा सकता था। मतलब ऐसा इतनी ज्यादा अपनी बड़ाई करी गई कि भाई बता दिया लोगों ने, जो फिर या फिर उनके फांसीवादियों, जो भी उनके इस राज्य में शामिल लोग थे, उन्होंने प्रचार करते हुए क्या बताया कि भाई यही नेता है जो आपको महानता की ओर ले जा सकता है, झूठे वादे करके, है ना। मुसोलिन, अब आगे क्या पढ़ते, मुसोलिन के आसपास के व्यक्तित्व पंत ने सत्ता पर उसकी पकड़ बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, कॉर्पोरेट राज्य, कॉर्पोरेट राज्य नाम से समझ जाओ, कोई मतलब नहीं है। विस्तारवादी नीतियां, उसने काफी सारी विस्तारवादी नीतियां अपनाई। ठीक है, क्या बोला, अधिनायकवादी शासन, इसको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी। क्या बोला है, मुसोलिन के शासन ने एक अधिनायकवादी राज्य की स्थापना की जहां सरकार ने सार्वजनिक और निजी जीवन के हर पहलू को नियंत्रण करने लग गया। अब इसने क्या किया, एक अधिनावादी शासन की स्थापना कर दी, जो, और ये शासन क्या करता था, सार्वजनिक यानी पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, निजी सेक्टर के जितने भी पहलू होते थे वो खुद इनको नियंत्रण करने लगा। ठीक है, असहमति को बर्दाश्त नहीं किया गया और जनसंख्या पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए प्रचार का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया। अब इन्होंने प्रचार को फिर से दोबारा किसी न किसी चीज को लेकर प्रचार किया गया, भाई जनसंख्या को नियंत्रण बनाए रखने के लिए जो भी प्रचार किए गए, उन्होंने इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। प्रचार नीति उस टाइम पर बहुत ज्यादा जरूरी थी, क्योंकि आज के टाइम पर तो इंस्टा है, फेसबुक है, ट्विटर है, यूट्यूब है, ठीक है, गूगल है, जहां पर आप लोग एड्स रन कर सकते हो अपना किसी भी प्रोडक्ट को लेकर, किसी भी ब्रांड को लेकर। गूगल एड्स पर है, जो आपकी एड अलग अलग प्लेटफॉर्म पर दिखाती है, अलग अलग ऐप पे भी दिखाती है। ठीक है, जो भी गूगल के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, जितने भी ऐप, जितने भी सोशल मीडिया ऐप्स होते हैं जो कनेक्टेड होते हैं किसके थ्रू, गूगल के थ्रू, उन पर अगर आप नेट ऑन करके रखते हो तो आपको एड दिखाई जाती है। ठीक है, तो आज के टाइम पर एडवर्टाइजमेंट का काफी ज्यादा हद तक इस्तेमाल होने लगा है, लेकिन पहले नॉर्मल तरीके से इस्तेमाल होता था, लेकिन सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता था प्रचार का, बड़े पैमाने पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, फांसीवादी के उदय में निम्न पूंजीपति वर्ग को भूमिका को बताइए। पूंजीपति वर्ग मतलब क्या है भाई, इसमें है ना ज्यादातर उन लोगों की बात की गई है जो पूंजीपति थे, जो मतलब एक तरह से लखपति थी। तो उन्होंने मतलब इसके अंदर क्या भूमिका निभाई थी फांसीवादी युग, फांसीवादी आंदोलन में, इसके बारे में आपको बताना है। बट किंतु परंतु बता देता हूं, ये क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाला है आप लोगों के लिए, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हुआ तो ये क्वेश्चन 8.5 मार्क्स का ही पूछा जाएगा, 8.5 मार्क्स का ही पूछा जाएगा। ठीक है, लेक्चर खत्म। बट किंतु परंतु अब मैं आपको एक बहुत बड़ा झटका देने वाला हूं, फांसीवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने में मुसोलिनी की भूमिका को स्पष्ट करें और फांसीवादी की उत्पत्ति समझाए। ये जो दोनों क्वेश्चन है 8.5 मार्क्स के क्वेश्चन है, लेकिन किंतु परंतु अगर एसओएल में जो एग्जामिनर है उसका दिमाग सटका तो वो क्या करेगा, क्वेश्चन घुमा फिरा के देगा, इसी दोनों क्वेश्चन को एक कर देगा। कैसे, एग्जाम्पल देता हूं, 20वीं सदी के दौरान फांसीवादी आंदोलन की उत्पत्ति को संक्षिप्त में समझाइए। साथ ही आपको बताना है कि इटली के साथ ही आपको बताना है कि इटली के बेनिटो मुसोलिनी ने फांसीवादी आंदोलन के अंदर क्या भूमिका निभाई है, इसको भी आपको संक्षिप्त में समझाना है। जो बच्चा ये वीडियो नहीं देखेगा, ये लेक्चर नहीं पढ़ेगा, ये फिर कट करके देख रहा होगा, अब वो ये चीज भूल चुका होगा। ये भूल चुका होगा या नहीं, या इससे पहले वो अगर वीडियो को स्किप करके चले गया होगा कट देखकर, तो उसने मेरी ये वाली बात नहीं सुनी होगी। अगर वो नहीं सुनेगा तो, और ये क्वेश्चन अगर आपके पेपर में पूछा गया
तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ध्यान रखना, क्योंकि वो सिर्फ फांसीवादी की उत्पत्ति के बारे में लिख कर आ जाएगा, ये बात ध्यान रखना। तो इसलिए यूट्यूब पर हर एक टीचर जो भी है अपनी ईमानदारी से आपको पढ़ाता है, बहुत एफर्ट डालता है, बहुत मेहनत करता है, तब जाकर वो अपने PDF अपना कंटेंट आप तक पहुंचाता है। बहुत से यूट्यूबर्स ऐसे होते हैं जो सारा काम खुद ही करते हैं, जैसे PDF बनाना, थंबनेल बनाना, वीडियो एडिट करना, वीडियो शूट करना, सारा काम, ठीक है, लेक्चर लेना। तो एटलीस्ट उनके लिए अपना एक एफर्ट डाल दिया करो, लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, उनको सपोर्ट करो, ना कि उन चैनल को सपोर्ट करो कि जो जिनसे आपको कुछ मिलता ही नहीं है। हमारा चैनल है या बाकी और यूट्यूब चैनल है जिनसे आपको आपकी पढ़ाई से रिलेटेड, आपको आपकी लाइफ में जुड़ी नॉलेजेबल से रिलेटेड कोई चीज़ नॉलेजेबल मिलती है, तो उनको लाइक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उनको लाइक किया करो, शेयर भी किया करो आगे, ताकि आपका तो भला हो सकता है आपके साथ साथ और किसी का भी भला हो जाए, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना ज़रूरी है, ठीक है। बाकी ये PDF आपको 24 घंटे बाद में अपलोड हो जाएगी चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ, जाकर देख लेना। और आई होप आपको जो लेक्चर लिया अच्छा लगा होगा। लेक्चर अच्छा लगा तो एक कमेंट करके यस जरूर लिख देना, साथ में वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच गाइस।